ना हो जाए इफेक्ट, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला विल जस्ट आई वोंट मिस एनीथिंग बच्चों, आई विल रिवाइज यू एवरीथिंग इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ मैक्रो सब करवाऊंगा, ठीक है। बट लेट मी स्टार्ट द पास्ट पेपर्स वंस वी हैव डन माइक्रो। जी चले, अब मैं जा रहा हूँ बड़ा सीधा सीधा आपके ये वाली क्लास में लगाऊंगा, बिकॉज इट्स टोटली बेस्ड ऑन व्हाट्स इट कॉल्ड यू नो ओलिगोपली, और इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इवन अच्छे बच्चे भी इसमें स्ट्रगल करते हैं। मैंने डेटा रिस्पॉन्स दे के देखा है तो पता लग गया कि जी ओलिगोपली में बच्चों को काफ़ी वरीज है। तो लेट्स नाउ हु इज कमिंग, रायहान। अदन क्या कर रहे हो बेटे? अदन माइक बंद करो, और अगर गाने का शौक है तो माइक बंद करो। जी मेरा बेटा, अच्छा जो भी कर रहे थे बेटे, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू A2 नोट्स, और आज हम कर रहे हैं ओलिगोपली यूनिट 7 ओलिगोपली। हियर वी गो, परफेक्ट। अच्छा जी, अब मैं एक बच्चा और एंटर हो रहा था, उसको मैं कर लूँ, उबैद शाहिद सऊद इब्राहिम, गुड। तो लेट्स स्टार्ट जी। वी आर ऑन ओलिगोपली, आई विल बी गोइंग एट जेट स्पीड बच्चों। मेरी कोशिश है कि 50 मिनट नहीं तो 1 घंटा मैक्सिमम ओलिगोपली को ख़त्म करें। सो ओलिगोपली इज द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। दुनिया की मोस्ट लार्ज बिजनेस जो हैं वो ओलिगोपलीज हैं। आपको इर्द गिर्द पाकिस्तान में भी बहुत नजर आएंगी। कार मार्केट पाकिस्तान में, ऑटोमोबाइल मार्केट ओलिगोपली है। ये जो ऑलपर्स वगैरह, नेस्ले वगैरह, ये जो दूध की डेयरी मार्केट है, ये भी ओलिगोपोलिस्टिक है। आप ये बड़े बड़े जो लार्ज फर्म्स वाली, जहाँ पे चंद फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं, वो सब ओलिगोपलीज होती हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, ये यूफोन, वारिद वगैरह, ये सब भी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स हैं। तो लेट्स सी इनके फीचर्स। आपको नाम इसलिए बताया कि थोड़ा सा आसान हो जाए। There are a few dominant firms with large size and high market share and many smaller firms. अब किसी भी इन इंडस्ट्रीज में से उठा के देखो, टोयोटा, होंडा, सुजुकी जायंट्स हैं, और बाकी आपकी ये जो चाइनीज कंपनीज आई हुई हैं, ये थोड़ी छोटी स्मॉलर फर्म्स हैं। चंद डोमिनेट कर रही हैं मार्केट शेयर, और बाकी छोटी फर्म्स हैं। फर्म्स आर प्राइस मेकर्स, ऑफ कोर्स लार्ज फर्म्स हैं और परफेक्ट मार्केट नहीं है तो प्राइस मेकर्स हैं। बाकी सारे प्राइस मेकर्स होते हैं, इनका ठीक ठाक कंट्रोल होता है प्राइस में। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स। ये ओलिगोपली का सबसे की फीचर है, इंटरडिपेंडेंस। यानी फर्म्स डू नॉट मेक डिसीजंस, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन करना है नहीं करते विदाउट कंसिडरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंपैरेटर्स। मसलन टोयोटा करोला जब भी प्राइस चेंज करने लगेगी, वो होंडा सिविक की प्राइस को माइंड में रखेगी, राइट। सो इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। कोई फीचर ऐड करने लगेंगे, होंडा को देखेंगे, तो ये इंटरडिपेंडेंस वाला सीन बहुत है इसमें। फिर जी, फर्म्स प्रोड्यूस क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बट विद सम यूनिक फीचर्स एंड सम लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब पाकिस्तान में कितनी एसयूवी की मार्केट है, आपकी स्पोर्टेज है, आपकी एमजी है, काफ़ी सारी फर्म्स हैं। इन सबको देखो तो मिलते जुलते फीचर्स हैं, कुछ यूनिक भी हैं उनके अंदर, कुछ डिफरेंशिएशन भी है और सिमिलैरिटी भी है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं लेकिन डिफरेंशिएशन के साथ। देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री। ऐसी मार्केट जो ओलिगोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स हों, उनमें बैरियर्स टू एंट्री हमेशा ज़्यादा होते हैं। कार मेकिंग बिजनेस लगाना कोई सस्ता काम नहीं है, ह्यूज बैरियर है, बड़े लाइसेंसेस चाहिए, लीगल इश्यूज भी हैं। फर्म्स डू नॉट चेंज प्राइस एंड प्राइसेस बिकम रिजिड। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स, एक दूसरे की तरफ देखती हैं बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, जिसकी वजह से प्राइसेस चेंज नहीं होती, रिजिड हो जाती हैं ओलिगोपोली में। जो आजकल प्राइसेस चेंज हो रही हैं, ये बड़े इन्फ्लेशनरी चेंजेस हैं। सो ये थ्योरी के मुताबिक ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट जी, फर्म्स मे और मे नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस। अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एमसीएमआर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दे टू वरीड अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द कंपैरेटर्स, तो अक्सर या तो हिडन एग्रीमेंट्स कर लेते हैं आपस में, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं करते इस डर से कि दूसरी फर्म्स क्या करेंगी। हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, ये समझिएगा, मार्केट शेयर चंद फर्म्स के हाथ में स्क्वीज्ड हो तो उसको बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। मार्केट पावर चंद फर्म्स के हाथ में, और अगर जैसे परफेक्ट कंपटीशन है उसमें बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है,
क्योंकि सिमिलर मार्केट शेयर है सब फर्म्स के। कॉन्सेंट्रेशन रेशो का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और सेक्शन ए के लिए। समझ आ रहा है सबको, या एक बार फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? सबको क्लियर था? हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो मींस मार्केट शेयर चंद फर्म्स के हाथ में स्क्वीज्ड है, मार्केट पावर चंद फर्म्स के पास है। उसके बाद जी नॉन प्राइस कंपटीशन, क्योंकि प्राइस चेंज करने से डरते हैं। ठीक है जी, तो उसकी वजह से फर्म्स जो है वो आपस में कंपटीशन के दूसरे तरीके ढूंढते हैं, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, नॉन प्राइस मेथड्स ऑफ कंपीटिंग, बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स बनाना, कैंपेन्स करना, प्रमोशनल कैंपेन्स करना, फीचर्स ऐड करना प्रोडक्ट्स में, लेकिन प्राइस चेंज करने से डर रहे होते हैं। मर्जर्स एंड टेक ओवर्स आर द वे टू इंक्रीज मार्केट शेयर, क्योंकि प्राइस कम करने से फर्म्स डर रही होती हैं। बेटे फीचर्स क्लियर हो गए, या एक बार क्विक रैपिड रिवाइज करवा दूं बिफोर वी गो ऑन टू प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन ओलिगोपोली? ओके, आई एम अज्यूमिंग सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। मेरे बच्चों, ओलिगोपोली में दो रूट चलते हैं। एक है नॉन कल्यूसिव, आपस में किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं है, नो कॉमन प्राइस एग्रीमेंट्स वगैरह। इसके अंदर हमने दो मॉडल्स पढ़ने हैं, किंग डिमांड कर्व, गेम थ्योरी। ये कंपेटिटिव मॉडल्स हैं, इसमें आपस में कोई एग्रीमेंट्स नहीं है, फर्म्स डायरेक्टली आपस में कंपीट कर रही हैं, किसी किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं है। दूसरी तरफ है कल्यूसिव मॉडल्स, कॉमन प्राइस एग्रीमेंट्स वगैरह किए होते हैं, प्राइस लीडरशिप ओरल है, जुबानी एग्रीमेंट है, लेकिन कार्टेल रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन फर्म्स। वो एक ग्रुप बना लेती हैं, फिर मार्केट कंडीशंस को अपने हक में इस्तेमाल करती हैं। समझ आ गया? दो डिफरेंट रूट्स हमने टोटली समझने ओलिगोपोली में फर्म्स के बिहेवियर के। किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, आई गेस नॉट। पता नहीं क्यों मुझे लगता है बच्चे कुछ पूछ नहीं रहे, समझ नहीं आई बात को। चलें, लेट्स स्टार्ट विद नॉन कल्यूसिव मॉडल्स। यहां तो प्रॉब्लम आनी चाहिए। किंग डिमांड कर्व, किंग मींस टेढ़ा हो जाना, क्रोकेड हो जाना। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, पहले वो समझते हैं, फिर मैं ग्राफ बने बनाए से समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर ना हुआ तो ड्रॉ करूंगा। नॉन कल्यूसिव मॉडल्स, किंग डिमांड कर्व पहला है जी। ये पहला मॉडल हम पढ़ रहे हैं ओलिगोपोली का, जिसमें आपस में कंपटीशन है, किसी किस्म का एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। अजम्पशंस क्या है इसकी? हम पता क्या करना चाह रहे हैं कि प्राइसेस चेंज क्यों नहीं होती, प्राइसेस इतनी रिजिड क्यों हो जाती हैं ओलिगोपोली में? There is an already established price in the market where all sellers are kind of happy. वो इतने unhappy नहीं है उस प्राइस से। अब दूसरी assumption क्या है जी? If one firm cuts price, the rest will follow. और तीसरी assumption, if one firm raises price, no one will follow. assumption समझ आ गई, अदरवाइज बाकी का मॉडल समझ नहीं आएगा। मुझे बता दीजिए कोई प्रॉब्लम किसी assumption में? ओके जी, लेबल करना है प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट। अब जरा नोट कीजिए, डिमांड कर्व का पहला सेगमेंट बी से ए तक इलास्टिक था, इसलिए सॉरी सॉरी जी, ये assumption है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है ओलिगोपोली थ्योरी ऑफ क्लूसिव मॉडल, किंग डिमांड कर्व का नॉन क्लूसिव मॉडल पे, कि भाई ये प्राइस कहां से आई। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी एक मार्केट में प्राइस थी जिस पे सब फर्म सेटिस्फाइड थी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये प्राइस P0 थी। डिमांड कर्व बी ए तक इलास्टिक था, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी उसके नीचे इलास्टिक फॉर्म में बी से सी तक आ रहा था। अब अगर ये फर्म ये सोचते हो कि मेरी डिमांड इलास्टिक है, टेम्पटेशन विल बी टू कट प्राइस। अब अगर ये प्राइस कट करती है तो बाकी सारी फर्म्स भी प्राइस कट कर देंगी, जिसकी वजह से सेल्स डिस्टर्ब होंगी। इलास्टिसिटी की assumption क्या है कि अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स की वजह से एक फर्म प्राइस कट करे, बाकी ना कट करें, तभी उसकी सेल्स प्रोपोर्शनली ज्यादा बढ़ेंगी। अगर बाकी सारी भी कट कर लें तो इलास्टिसिटी एकदम से चेंज होगी, डिमांड ए डी सेक्शन ऑफ डिमांड कर्व बैड बिकम्स इनइलास्टिक। इसकी वजह से कुछ देर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू डिसअपेयर हुआ, ब्रोकन पार्ट ऑफ एमआर आया सी टू ई। कंज्यूमर्स ने रुके, एकदम से सब फर्म्स ने प्राइस कम की थी, दे डिलिबरेटिंग किससे लेना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ है। इसकी वजह से कुछ देर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू डिस्टर्ब हुआ, गायब हुआ। जब वो रीअपेयर हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी इनइलास्टिक हो चुका था।
मुझे बताएं बच्चे, यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊं? एब्सोल्युटली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी दोबारा। तो लेट मी जस्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है मानता हूँ, तो इसको जल्दी से हम करते हैं। कहाँ गया जी हमारा वर्ड? ये, आई होप इट हैज़ इनफ चार्ज, क्योंकि मैंने परसों किया था, उम्मीद है कि चल जाएगा। अगेन मेरे बच्चों, लेबल सबसे पहले तीन चीज़ें दिखानी है, प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट तो आपने लिख दी, इधर क्वांटिटी। अब इसको स्टेप्स में बनाएं। इसको स्टेप्स में बनाएं। पहला हिस्सा डिमांड कर्व का इलास्टिक सा बना दें, उसको बी ए का नाम दे दें। अब इस पे वो इस्टेब्लिश प्राइस जो मार्केट की थी P0 वो लगा दें। ठीक है। अब जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो भी इलास्टिक फॉर्म में, सॉरी इसको ठीक सीधा कर लेता हूँ, टेढ़ा हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी, क्योंकि डिमांड कर्व से निकलता है मार्जिनल रेवेन्यू, वो भी इलास्टिक था यहां तक। ठीक है मेरे बेटे। अब जो है ये, इसको मैं यहां तक ले आऊं। ठीक है। और एक बार मैं आउटपुट पूरी बना देता हूँ, बाद में उसको मैं इरेज कर दूंगा। ये आउटपुट चल रही थी, ये प्राइस थी, एवरीवन वाज हैप्पी। इस फर्म ने अगर सोचा कि मेरी डिमांड इलास्टिक है, मुझे प्राइस कट करनी चाहिए, अगर इसने प्राइस कट की, बाकी सब फर्म्स भी प्राइस कट कर देंगी। अब कंज्यूमर्स सिलेक्ट करेंगे मैंने किस फर्म का माल खरीदना है, किसका नहीं। डिमांड का नेक्स्ट सेक्शन, डिमांड कर्व का एडी इन इलास्टिक हो गया। अब ये जैसे ही इन इलास्टिक हुआ, हमारे कुछ देर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू गायब हुआ, और जब वो अपीयर हुआ वो भी इन इलास्टिक हो चुका था। ये है जी ब्रोकन पार्ट ऑफ MR C से E। समझ आ गया बेटे किंग डिमांड कर्व मॉडल, या कोई कंफ्यूजन? श्योर बेटे, BA तक डिमांड इलास्टिक थी, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी BC तक इलास्टिक था। अब अगर फर्म प्राइस कट करती है, AD इनइलास्टिक होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी इनइलास्टिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू रुकेगा। कस्टमर्स डिलिबरेट करेंगे कि सब फर्म्स ने प्राइस कट की है, मैं किसका माल खरीदूं। कुछ देर के लिए सेल्स रुकेंगी, रुकी तो मार्जिनल रेवेन्यू आना बंद हुआ। फिर जब वो अपीयर हुआ तो वो भी इनइलास्टिक था। आप समझ आ गया चमन? अब इस वजह से फर्म्स प्राइस कट नहीं करेंगी, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक हो तो प्राइस कट करने से रेवेन्यू कम हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा वैसे इलास्टिक था, प्राइस बढ़ाई तो सेल्स प्रोपोर्शनली ज्यादा गिरेंगी, रेवेन्यू गिरेगा। इसलिए फर्म्स करंट प्राइस पे और करंट आउटपुट पे सेटिस्फाइड हो जाएंगी। इसलिए प्राइसेस ओलिगोपोली मॉडल में रिजिड हो जाती हैं, चेंज नहीं होती। सो अगर कोई MCQ आए, डिमांड कर्व किंग क्यों होता है? इंटरडिपेंडेंस की वजह से, और प्राइस रिजिडिटी आ जाती है। इसमें इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो रहा, इसके अंदर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। फर्म्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से डर रही हैं और प्राइसेस को कट नहीं कर रही, ना ही बढ़ा रही हैं। बेटे सबको समझ आ गया तो मैं एक बार बने हुए ग्राफ से एक्सप्लेनेशन दे दूं। यस बेटे। ये वही दिखाया जा रहा है कि फर्म्स सोच क्या रही है कि अगर मैंने प्राइस कट की, अजम्पशन है सब कट करेंगे और डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू जब अपेयर होगा तो वो भी इनइलास्टिक, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। सो कीप दिस प्राइस। ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक है, प्राइस बढ़ाई तब भी मेरा रेवेन्यू गिर जाएगा, तो कीप दिस प्राइस। यही हम असर्टेन कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि प्राइसेस इतनी सिमिलर और रिजिड क्यों है। एक थ्योरी किंग डिमांड कर्व है, विद इट्स लिमिटेशन ऑफ कोर्स। असम्पशन बेस्ड है, लेकिन एम्पेरिकल एविडेंस इसको सपोर्ट करता है। जब भी वर्ल्ड में अगर देखो ऐसी मार्केट्स में, ये सब कार मेकर्स इस तरह के, अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड ऑफ कोर्स, प्राइसेस साथ साथ कट कर रहे होते हैं, या एक कॉन्स्टेंटली फिक्स प्राइसेस रखी होती हैं। इतना आइडियली वर्क नहीं करता, क्योंकि थ्योरी में वीकनेसेस हैं। लेकिन स्टिल टू सम एक्सटेंट किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स व्हाई फर्म्स आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग, और क्यों प्राइसेस रिजिड हो रही हैं। गॉट इट रास? चले बैक टू द बना हुआ कर्व, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज सीन इन द फिगर अबव, firm's demand curve BAD was elastic in the segment BA.
The temptation will be to reduce price. If it cuts price, all the other firms will also cut price. Demand curve will become inelastic in segment AD, firms' revenue will fall. MR after BC will disappear in segment CE. ये कंज्यूमर सोच रहे हैं मैंने किसका माल खरीदना है क्या करना है. Then it reappears and becomes inelastic after CE. Firms will not take the risk of reducing price. The firm will also not raise price as demand is elastic and no other firm will follow price rise. Hence, prices become rigid due to interdependence between firms. Yes, मेरे बच्चों. हम्म. बेटे आधे घंटे से यही तो बात कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंस की वजह से मेरा बेटा. पहली चीज आपने मैंने कहा था जब तक assumption समझना है बाकी समझ नहीं आएगा तो आपने मुझे यहाँ क्यों नहीं रोका. इफ वन फर्म कट्स प्राइस द रेस्ट फॉलो. अगर एक फर्म ने प्राइस कट की सब फॉलो करेंगे डिमांड का इलास्टिक से इनइलास्टिक हो जाएगा. बात समझ आई. ओके जी एनीवन एल्स. डिले नहीं तो आप वो बात करें जिसमें कंसेप्चुअल वीकनेस है. इलास्टिक डिमांड हो प्राइस कट करने से आपका रेवेन्यू बढ़ता है. इन इलास्टिक हो प्राइस बढ़ाने से बढ़ता है. इस केस में अगर आप प्राइस कट करते हो डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है तो आपकी प्रोपोर्शनेटली सेल्स कम बढ़ेंगी रेवेन्यू गिर जाएगा. गॉट इट. या एनीवन एल्स जी. ओके अब इसको लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री पे. एग्जैक्ट सेम कर्व. ठीक है मैं अपना दूसरा बना हुआ यूज कर लेता हूं लेकिन समझ लें अगर यहां से बेसिक आइडिया हो जाए तो फिर मैं वो बना हुआ ले जाता हूं. बी ए तक इलास्टिक था प्राइस पी जीरो थी क्वांटिटी क्यू जीरो. अगर एक फर्म प्राइस कट करे डिमांड कर्व किंक्ड हो जाएगा इन इलास्टिक हो जाएगा क्योंकि बाकी सब भी कट कर देंगी. मार्जिनल रेवेन्यू सी टू ई वाले पार्ट में डिसअपियर होगा. जब वापस आएगा तो वो कर्व भी इन इलास्टिक हो चुका होगा. अगर बाकी सब फर्म्स के मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स एमसी ऑफ फर्म ए फर्म बी फर्म सी इसके अंदर से गुजर रहे हैं इन तमाम फर्म्स को यही प्राइस और क्वांटिटी सूट करेगी. ठीक है ए एक इनएफिशिएंट फर्म है इसका कॉस्ट ज्यादा है. सी मोस्ट एफिशिएंट है उसकी कॉस्ट कम है लेकिन सबको यही प्राइस और क्वांटिटी सूट करेगी. क्योंकि अब मैं दोबारा उसी कर्व पे वापस जाता हूं. अब देखें मैं तीन एमसी कर्व्स लगा रहा हूं. ये फर्म ए का है जो कि इनएफिशिएंट वाली है. ये फर्म बी का है और ये सी जो मोस्ट एफिशिएंट फर्म थी. तीनों के कर्व्स में जरा एक चीज नोट करें. Q0 आउटपुट से पहले पहले MR ऊपर है और MC तीनों फर्म्स का नीचे है. हर एडिशनल यूनिट पे रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट कम है. इस सारे इलाके में इनको प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है Q0 पे आके मैक्सिमाइज नहीं हुआ लेकिन एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट इन्होंने अर्न कर लिया है. Q0 के बाद जरा नोट करें MR नीचे आ चुका है. सब फर्म्स का MCs ऊपर है रेवेन्यू नीचे है लॉस शुरू हो गया. इसलिए Q0 आउटपुट पे ही सब फर्म्स को सूट करेगा कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट उनको मिल रहा है. बच्चों समझ आया या नहीं. यस यही हम कह रहे हैं कि इस मार्केट में प्राइसेस एंड आउटपुट रिजिड क्यों हो जाती हैं. एक्सट्रीम इंटरडिपेंडेंस की वजह से. दे आर टू अफ्रेड ऑफ व्हाट द कंपेटिटर्स गोना डू. इसलिए प्राइसेस चेंज करने की बजाय नॉन प्राइस कंपटीशन एडवर्टाइजमेंट एडिंग फीचर्स वगैरह पे फोकस करते हैं. आई कैन फील दैट अनईजी साइलेंस जो हमेशा ओलिगोपोली में होती है. मुझे बता दें समझ आया ये बात कि नहीं. ये वाली चीज समझ आ रही है कि Q0 से पहले पहले MR ऊपर है BC वाला कर्व और तीनों फर्म्स के MC नीचे हैं सब प्रॉफिट कमा रही हैं. Q0 के बाद MR कर्व यहां पे आ चुका है और MC तीनों फर्म्स के ऊपर है उससे लॉस लॉस लॉस. सो Q0 पे रुक जाएंगे और अपना जितना प्रॉफिट उनको मिल रहा है उसी से सेटिस्फाई कर लेंगे अपने आप को. सॉरी जी मेरे बेटा. हम्म, 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 जी
ये देखो, अगर एक फर्म का एमसी यहाँ पे है, लेट्स से ये फर्म डी है, अब इसका एमसीएमआर यहाँ बन रहा है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ाएगी और क्वांटिटी कम करेगी और ये थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है जी, इस फर्म का उनमें एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म डी यहाँ पे था, इसका एमसीएमआर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, तो ना सिर्फ ये डिमांड कर्व तक जाके प्राइस बढ़ाएगी, क्वांटिटी भी कम बनाएगी, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। क्या कर क्या करती हैं? वो तो हर मॉडल में करती हैं। इसके अंदर हम ये समझ रहे हैं कि प्राइसेस चेंज क्यों नहीं हो रही रियल वर्ल्ड ओलिगोपोली मॉडल्स में, फर्म्स की प्राइसेस इतनी सिमिलर क्यों हैं कि जब सब एक कट करता है सब कट करते हैं, तो उसकी वजह किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन कर रही है थ्योरी। लेकिन इसकी वीकनेस क्या है कि अगर एमसी कर्व किसी फर्म का इस ब्रोकन पार्ट में से नहीं गुजर रहा, तो वो अपनी आउटपुट और प्राइस बनाएगी और ये थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी। गॉट इट? या नहीं, क्यों नहीं चेंज होती बेटे? आउटपुट तो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन इन इलास्टिक फॉर्म में बहुत थोड़ी क्वांटिटी बढ़ेगी और रेवेन्यू गिर जाएगा, इसलिए प्राइसेस कट नहीं कर रहे। हम्म। यस, क्योंकि उन्होंने नोट कर लिया था कि अगर हमने प्राइस कट की, ये हुआ नहीं, देर अफ्रेड ऑफ दिस माइट हैपनिंग। थ्योरी क्या बता रही है, क्यों प्राइसेस रिजिड हो रही हैं, चेंज नहीं हो रही? बिकॉज फर्म्स आर अफ्रेड कि बाकी सारी प्राइस कट कर देंगी, डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, हमारा रेवेन्यू कट कर जाएगा, तो रुक जाओ भाई, P0 पे रुक जाओ, बढ़ाओ भी नहीं, डिमांड इलास्टिक है, बाकी कोई फर्म फॉलो नहीं करेगी, हमारा रेवेन्यू अगेन गिर जाएगा। तो इस फियर की वजह से, इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से फर्म्स प्राइसेस कट नहीं कर रही, ना ही बढ़ा रही हैं। नुकसान हो रहा है, प्राइस कट करने से रेवेन्यू गिर रहा है, प्राइस बढ़ाने से भी रेवेन्यू गिर रहा है, इसलिए स्टिक हो रही है करंट प्राइसेस पे। या ठीक है जी, एनीवन एल्स? इसको बने हुए को देखो एक बार और इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। As seen in the figure, market price P0 and Q0 will not change if all firms marginal cost curve go through the broken part of MR curve. Before output OQ0, each firm is making marginal profits. हर एडिशनल यूनिट पे प्रॉफिट है बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू सब फर्म्स का मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है, मार्जिनल रेवेन्यू का BC है और MCA, MCB, MCC तीनों मार्जिनल कॉस्ट नीचे हैं। After output OQ0, MR is less than MC, hence all firms will make marginal losses. Therefore, all firms will agree to current market price and output. इसलिए prices rigid हो जाती हैं, sticky हो जाती हैं oligopoly मॉडल में। जी बच्चों, दूसरा नॉन कोल्यूसिव मॉडल गेम थ्योरी। इसमें क्या है जी? इट शोज all possible, probable and optimal outcomes in competitive situations। इसको आसान अंग्रेजी में देखते हैं। फर्म सोच रही है कि हमारे लिए किसी भी कोई भी मूव करते हैं हम, उसके रिजल्ट में क्या पॉसिबल रिजल्ट है, क्या होने का चांस है, ऑप्टिमल हमारे लिए क्या है इन डिफरेंट कंपेटिटिव सिचुएशंस। फर्म्स की कंपटीशन चल रहा है, games are competitive situations, moves are strategies by each firm and players are firms themselves। ठीक हो गया? एवरी स्ट्रेटेजी मूव हैज अ पे ऑफ, रिटर्न मिलेगा अच्छा या बुरा। बेसिक डेफिनेशन समझ आई गेम थ्योरी की कि नहीं? आप सोचें आप चेस खेल रहे हो, अगर मैं अपना घोड़ा आगे या पीछे करता हूं, उसके रिजल्ट में मेरी करंट स्टेट पे क्या असर आ सकता है? अगर मैं उसको और तरफ चलाता हूं, उसके रिजल्ट में अगला क्या मूव करेगा? मैं चेकमेट तो नहीं हो सक रहा, या मैं आगे चलूं तो मैं चेकमेट कर दूंगा। समझ रहे हैं? ये है गेम थ्योरी। फर्म्स कई प्राइसिंग के बारे में सोच रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी ऑप्टिमल आउटकम्स ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। गॉट इट? बच्चों, आई नीड फीडबैक ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, वरना इसको मैं। ओके, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन ओलिगोपोली की क्लास ऐसे ही डिप्रेसिव सी होती है, बट क्योंकि आपने ऐसे के लिए नहीं करना, इसको बेसिक समझते जाओ, डेफिनेशंस वगैरह आनी चाहिए सारी। तो इसके अंदर हम एक आसान सा प्रिजनर्स डायलेमा लेते हैं। माइक्स बंद कर दें अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन। माइक्स बंद कर दें प्लीज। प्रिजनर्स डायलेमा क्या कहता है? इट्स अ बेसिक मॉडल टू अंडरस्टैंड गेम थ्योरी दैट वी कैन अप्लाई टू इंडस्ट्री सिचुएशंस लेटर। दो क्रिमिनल्स टॉम एंड जेरी पकड़े गए हैं बैंक रॉबरी के शुबे में, शक में। पुलिस नोज दे डिड इट बट डज नॉट हैव क्लियर एविडेंस। तो उनके साथ वो क्या कैसे मालूम करेगी कि भाई किसने इन्होंने किया कि नहीं? इनसे कन्फेशन लेना है हमने। थ्योरी इनिशियली जॉन वॉन न्यूमन ने दी थी और इसको ओलिगोपोली पे फर्म्स के ऊपर एक्सपैंड किया था जॉन नैश ने। देखो जी, पुलिस ने 3 सिचुएशंस दी हैं दोनों प्रिजनर्स को, दोनों अलग सेल्स में, कोई उनके दरमियान कम्युनिकेशन का चैनल नहीं है। इसी तरह फर्म्स के पास भी कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं किए हुए, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जी। सिचुएशन क्या है जी? इफ नो वन कन्फेसेस बोथ गो टू प्रिजन फॉर 5 years। ठीक है। इफ वन कन्फेसेस एंड द अदर डज नॉट, जिसने कन्फेस किया वो फ्री जाएगा और दूसरा 20 साल के लिए अंदर। थर्ड सिचुएशन, इफ बोथ कन्फेस ईच गोज टू प्रिजन फॉर 10 years। ठीक हो गया? आपको ये बनाना नहीं होगा, ऐसा एमसीक्यू आए तो फौरन समझ लेना प्रिजनर्स डायलेमा गेम थ्योरी की बात हो रही है। राइट जी। अपेरेंटली क्या लग रहा है इन तीनों ऑप्शंस में से कि कन्फेशन इज द बेस्ट आइडिया, कि भाई दोनों को 5-5 साल पड़ेंगे। लेकिन जब हम केयरफुली देखते हैं तो ये प्रिजनर्स विल चूज डिफरेंटली। अब हम टॉम को लेते हैं। टॉम के सामने ये 3 सिचुएशंस पड़ी हैं, पीस ऑफ पेपर के साथ पे लिखी हुई। वो सोच रहा है, पहले वो पेसिमिस्टिक होके घबरा के सोच रहा है कि जेरी कन्फेस कर जाएगा। अब मेरे पास क्या सिचुएशन है? अगर जेरी ने कन्फेस किया और मैंने नहीं किया तो मैं 20 साल के लिए अंदर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं भी कन्फेस कर गया तो 10 साल के लिए अंदर जाऊंगा। तो 20 और 10 में से लोअर ऑफ द टू वर्स्ट ऑप्शंस इज टू कन्फेस। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी। फिर जी, टॉम ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहा है कि मेरा दोस्त जेरी कन्फेस नहीं करेगा। फिर भी अगर वो और अगर वो सोचता है कि उसने कन्फेस नहीं किया, मैं भी ना करूं तो 5 साल दोनों अंदर। लेकिन अगर मैं कन्फेस कर दूं तो मैं फ्री निकल जाऊंगा। अगेन 5 सालों में से और इमीडिएटली फ्री होने में से इमीडिएटली फ्री होना बेहतर ऑप्शन है। इसको बोलते हैं मैक्सी मैक्स स्ट्रैटेजी। तो इसलिए दोनों सूरतों में दोनों मुजरिम ऐसे ही सोचेंगे एंड दे विल एंड अप कन्फेसिंग। समझ आ गई मेरी बात यहां पे या नहीं? अब फर्म्स को रिलेट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी टू फर्म्स। इससे शो हो रहा है आपने रिवाइज काफी अच्छे से नहीं किया। एनीवेज, दो फर्म्स हैं जी, सिर्फ ए और बी। डुओपली मॉडल है ओलिगोपोली का। डुओपली व्हेन टू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। उनके पास 3 ऑप्शंस हैं जस्ट लाइक द प्रिजनर्स। दोनों करंटली $4 प्राइस चार्ज कर रही हैं अपनी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आइडेंटिकल हैं और 10-10 मिलियन ईच प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर एक फर्म प्राइस कट करे $3 पे ले जाए, उसका प्रॉफिट बढ़ के 18 मिलियन पे चला जाएगा और दूसरी का प्रॉफिट गिर के 2 मिलियन पे आ जाएगा सिर्फ। अगर दोनों प्राइस कट करते हैं, प्रॉफिट दोनों का गिर के 6-6 मिलियन पे आ जाएगा। अब असूलन लगता है कि पहली ऑप्शन बेस्ट है, दोनों करंट प्राइस रखें और 10-10 मिलियन प्रॉफिट कमाएं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन बच्चा है जो इस वक्त तशरीफ ला रहा है? अब्दुल्ला फरासत। आई डोंट नो दिस किड, सो नॉट एंटरिंग। अच्छा जी, अब देखिए मेरा बेटा, क्या हुआ? फर्म ए पहले पेसिमिस्टिकली सोच रही है कि भाई बी प्राइस कट करे कि करे। अगर उसने प्राइस कट कर दी तो मेरा प्रॉफिट 2 मिलियन पे आ जाएगा, तो मैं भी प्राइस कट कर दूं ताकि 6 मिलियन पे आए। समझ आ गया? सो द बेस्ट ऑफ टू वर्स्ट ऑप्शन, इसको बोलते हैं डोमिनेंट प्योर स्ट्रैटेजी। वर्स्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द टू वर्स्ट ऑप्शन इज टू कट प्राइस। उसने सोचा कि दूसरी फर्म प्राइस कट करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगी और मेरा सिर्फ 2 मिलियन रह जाएगा, तो मैं प्राइस कट कर दूं ताकि 6 मिलियन तक तो रहना कम से कम। अगर ऑप्टिमिस्टिकली सोचती है फर्म ए कि बी प्राइस कट नहीं करेगी और मैं भी प्राइस कट ना करूं, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट 10 मिलियन पे रहेगा। लेकिन अगर मैं प्राइस कट कर दूं तो मेरा प्रॉफिट जंप करके 18 मिलियन पे चला जाएगा। अगेन बेस्ट ऑप्शन ऑफ द टू बेटर ऑप्शंस इज टू कट प्राइस। ये सोच के दोनों फर्म्स, क्योंकि आपस में कोई कोल्यूजन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है,
both firms will end up cutting price. This is called dominant pure strategy and is Nash's equilibrium. बेसिकली यूं समझो कि फर्म्स अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में कम भी कर बैठती हैं ओलिगोपोली में, गेम थ्योरी में। इसलिए वो जो अजम्पशन है कि ऑल फर्म्स कट प्राइस, इसी खौफ से करती हैं। अगर एक फर्म ने कट करनी हुई प्राइस तो सारी कर देंगी, इस खौफ से कि दूसरी कट करने वाली है। कुछ समझ आ रही है बात? ये इंटरडिपेंडेंस है जिसकी वजह से प्राइसेस रिजिड हो जाती हैं। लेकिन वो तो उसी सूरत में होगा ना मेरा बेटा, अगर उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो। आपने सोचा कि जी मैं प्राइस कट नहीं करती, 10 मिलियन प्रॉफिट कमाती हूँ, लेकिन दूसरा कट कर गया तो आपकी 2 पे आ जाएगी। नाउ यूर वरिड, नहीं नहीं नहीं, मैं कट करूँ 6 मिलियन तो रहे। दूसरे केस में आप कहते हैं वो कट नहीं करेगी, मैं कट कर दूं मेरी 18 पे पहुंच जाएगी, लालच आएगी। ईच केस बोथ फर्म्स ऑप्टिमिस्टिक होके सोचें या पेसिमिस्टिक, दे एंड अप कटिंग प्राइसेस। गॉट इट जी? बेसिक आइडिया ले लो, इसका ऐसे नहीं करना, आप लोगों से होगा भी नहीं जी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, अब चलते हैं जी जीरो सम गेम। इसका मैंने भी आपको दिया था मॉक में भी, और अक्सर बच्चों ने सही डेफिनेशन दी। when total benefit in a market is fixed and one party can only gain when the other party loses। जैसे इस मार्केट में 10-10 मिलियन कमा रहे थे, एक पार्टी कब गेन करती थी? जब दूसरी लूज करती थी। सो जीरो सम गेम का मतलब ये है। किसी को इस डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए? जीरो सम गेम क्या कहती है कि एक मार्केट में टोटल बेनिफिट फिक्स्ड है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर का हो या प्रोड्यूसर खाली का हो। तो अगर कोई प्रोड्यूसर गेन करेगा तो या कंज्यूमर लूज करेंगे या दूसरे प्रोड्यूसर लूज करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि टोटल बेनिफिट फिक्स्ड है ना। किसी एक को बेनिफिट ज्यादा मिला तो दूसरों को कम होगा। फॉर वन पार्टी टू गेन, द अदर पार्टी लूजेस। यस और नो? मतलब एक टेबल पे एक पिज्जा है, 8 स्लाइसेस हैं, चार चार आप खा सकते हो। अगर किसी ने 5 खाए तो दूसरे को 3 मिलेंगे। सिंपल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कोल्यूसिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। थोड़ी कड़वी गोली लो और आज को खत्म करें बेटे। आई एम फीलिंग, 2 क्लासें मुझसे भी छुट्टी हो गई। आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि हम जल्दी से, अब मुझे बच्चे इंडिविजुअल विंडो में मैसेज कर रहे हैं कि नहीं जी हमसे मैक्रो खुद नहीं हो रहा, पहले वो कराएं। डू यू ऑल फील दैट वे? बी वेरी ओपन अबाउट इट। अच्छा, मैक्रो को मैं आपको सच बताऊं, पहले 4 यूनिट छोड़ के आखिरी 7 इतने आसान है। सारी सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी है जो आप ओ लेवल में पढ़ के आए हो, इतने आसान है वो। मेरे पहले 4 भी बहुत। पहला 1-2 करवा दूं? ओके ओके। अच्छा, अगर आप लोग कहते हो मैं एफिशिएंसी लेबर मार्केट छोड़ूं, वो मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा बेटे। जो मेरे हल्के स्टूडेंट्स हैं उनका पास करवाने का मुझे वाहिद ऑप्शन ही यही दोनों चैप्टर्स हैं, क्योंकि उनका कंज्यूमर बिहेवियर नो मैटर व्हाट एनीवन सेज उनका सेटल नहीं होता। अच्छे बच्चों का बड़ी मुश्किल से सेटल होता है। तो मैं उनको कंज्यूमर बिहेवियर अकेले की बेस पे नहीं छोड़ता। दे हैव टू लर्न एफिशिएंसी एंड लेबर मार्केट। यस, नॉट माय जॉब, मैं 6-6 बार करवा चुका हूं, बट आई हैव टू डू इट राइट। लेबर मार्केट एफिशिएंसी छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन दें। अगर आप लोग कहते हैं जी 10 तारीख तक मैं मैक्रो करवा दूं कुछ थोड़ी सी और फिर पास पेपर पे जाऊं, फाइन, बट सोच लें आप पे भी प्रेशर बिल्ड होगा। आपके पेपर्स कुछ बच्चों के तो इंग्लिश वाले ले रहे हैं 28 से शुरू हो रहे हैं। तो मैंने तो यही सजेस्ट किया था इनिशियली कि 3 डेज रिवीजन, 4 दिन पास पेपर्स। बच्चों ने कहा नहीं जी। लेट्स डू दैट ना। देखो अब इंशाल्लाह ताला 4 तारीख तक हम मतलब माइक्रो खत्म करके पहला चैप्टर मैक्रो का करके पास पेपर्स 5 दिन, फिर वापस 3 दिन, इस तरह करके मैं आपको चंक्स में मैक्रो भी करवा दूं और पास पेपर्स भी होते रहे। क्योंकि ये अच्छे बच्चों की फिक्र होती है कि उनको पेपर करना भी नहीं आ रहा होगा। आप में से कुछ ने पेपर खोल के देखे होंगे, कंफ्यूजन आ रही होगी। सो आई वांट टू हैंडल दैट पार्ट एज वेल। सो लेट्स क्विकली डू कोल्यूसिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली सेक्शन ए के लिए, और एमसीक्यूज के लिए जल्दी से करवा रहा हूं। इसमें अंडर हैंड एग्रीमेंट्स हैं। प्राइस लीडरशिप ये क्या है जी? इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, आपने लिखना है अपनी डेफिनेशन में। दिस इज एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट व्हेन वन फर्म
will be the leader and set prices in the market. The rest will follow the price set by the leader. लेट्स अज्यूम कि हमारी डेयरी मार्केट में नेस्ले प्राइस लीडर है, वो जो पानी की प्राइस लगाती है प्योर लाइफ की, उसके हिसाब से बाकी फर्म्स प्राइसेस लगाती हैं। राइट जी, समझ आ गया? बेसिकली प्राइस लीडरशिप इट्स एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, जुबानी एग्रीमेंट है, ओरल फॉर्मल नहीं है। इसमें वन फर्म बिकम्स प्राइस लीडर, सेट्स प्राइसेस इन द मार्केट, द रेस्ट फॉलो द प्राइस सेट बाय द लीडर। इसके अंदर डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप है, यानी जब एक लार्जेस्ट फर्म जो उनमें से है, जिसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जिसकी वजह से लोएस्ट कॉस्ट है, उसकी एवरेज कॉस्ट सबसे कम है, मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, उसको लीडर चूज कर लिया जाएगा। इन केस कोई क्लियर लीडर नहीं है, फर्म सिमिलर साइज की हैं, फर्म विल फॉलो बैरोमेट्रिक लीडरशिप बारी बारी। इन बैरोमेट्रिक लीडरशिप ईच फर्म अज्यूम्स द रोल ऑफ प्राइस लीडर वन बाय वन। कुछ महीनों के लिए एक फर्म ए, फिर बी, फिर सी विल बिकम प्राइस लीडर तरतीब से। All other firms will trust the leader to set the prices according to market conditions and for the benefit of the whole group. Clear हो गया मेरे बच्चों? ओके, लेट्स मूव ऑन। इसका ग्राफ देख लें, बड़ा आसान सा है, लगता है बच्चों को मुश्किल है तो मैं दोबारा ड्रॉ कर दूंगा। बताएं जी, दोबारा ड्रॉ कर दूं एक बार? आई थिंक आई शुड जस्ट इन केस कुछ बच्चों को इसमें शर्मिंदगी से ना कह रहे हो, लेकिन कोर्स वी हैव टू डू इट। तो ये देखिए मेरा बेटा, जल्दी से इसको बनाते हैं। अब इसके अंदर जरा नोट कीजिएगा, टेबल सबसे पहले प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, क्वांटिटी। सेंस से लेबल करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। मैंने पहले डिमांड कर्व लगाया जो कि AR है, और ये पूरी इंडस्ट्री का है, दोनों फर्म्स का मिला के। डुआपली मॉडल हम ले रहे हैं बस, वरना ये बहुत सारे लाइंस बन जाएंगी, 15-15 का बनाया जा सकता है, लेकिन लेट्स कीप इट टू जस्ट 2 फर्म्स। फिर जी मैंने MR लगाया, और ये भी इंडस्ट्री का है, दोनों फर्म्स का मिला के। अब हमारी जो डोमिनेंट फर्म है, जिसकी कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म ए, उसने अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म ए लिया, क्वांटिटी ऑफ फर्म ए बन गई, हम डिमांड कर्व तक गए और फर्म ए ने ये प्राइस सेट कर दी। ठीक है, ये प्राइस लीडर है। अब फर्म बी, जिसकी मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, बिकॉज वो छोटी फर्म है, उसके पास इतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, वो भी चाहेगी कि मैं अपने MCMR को इकट्ठा करके अपना इक्विलिब्रियम लूं और अपनी क्वांटिटी बनाऊं QOB, लेकिन उसके रिजल्ट में उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। जब उसकी प्राइस ऊपर गई, ओलिगोपोली मॉडल में एक फर्म प्राइस ऊपर करे, बाकी फॉलो नहीं करते, इसका रेवेन्यू गिर जाएगा। इलास्टिक डिमांड कर्व था, रेवेन्यू गिर जाएगा। अब वो प्राइस कम करके भी ए से मैच नहीं कर सकता, ए के पास इतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इतनी कॉस्ट कम है कि वो हर मैचिंग प्राइस कट कर लेगा। तो अब बी के लिए क्या ऑप्शन है? ए की सेट की ही प्राइस को ही अपना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व विच इज AR एंड MR समझ ले, और अब आप MCB को इस MR के साथ मिला के इक्विलिब्रियम 1B चूज करे और आउटपुट ये कर ले, इससे उसको कुछ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ प्रॉफिट मिलता रहे। यानी चाहे ना चाहे उसको लीडर की प्राइस फॉलो करनी पड़ रही है। समझ आ गई मेरे बच्चों? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ओके बेटे, अब उसने उसकी प्राइस को ही अपनी MR समझ लिया ना, ए की, तो अपने MC को उसकी MR तक जाने देगी और उसके मुताबिक आउटपुट लेगी। कोई कोई फिक्सिंग नहीं है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। इस केस में मैंने बी का पीछे लगाया था, उसकी आउटपुट ए से कम बन रही है, बट बात वही है, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया? ओके जी, let's go on to explanation. As seen in the figure, dominant firm A will set the price POA by equating its MC with MR for industry to earn maximized profit at output OQOA, and set prices POA. Firm B will also want to maximize profit. अब इस वक्त देखो बच्चे आते हैं and then this is समझ नहीं आ रही, manga books, this has to be some kind of fake, so let's leave him.
अच्छा जी, as seen in the figure, dominant firm will set the price MCMR के मुताबिक, POA quantity QOA. Firm B will also want to maximize profit by choosing MCMR output. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आपको सामने कर रहा था ताकि सब नजर आए. ठीक है, फर्म बी भी यही चाहेगी, लेकिन उसके हिसाब से जब वो प्राइस सेट करेगी तो प्राइस ए से ऊपर निकल जाएगी, उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट गिरेगा. ना वो प्राइस कम करके उससे मैच कर पा रहा है बिकॉज उसकी कॉस्ट बहुत कम है इससे ए फर्म की. बेस्ट ऑप्शन फॉर फर्म बी इज टू टेक द प्राइस सेट बाय ए considering its perfectly elastic demand curve. MR is equal to AR is equal to demand curve, as at that price it earns some level of satisfying profit, therefore will become the price taker set by the leader firm A. फर्म ए को भी ख्याल रखना चाहिए कि इतनी प्राइस कम से कम उसको मिले, इतना प्रॉफिट उसको कम से कम मिले कि वो लीडरशिप बर्दाश्त कर सके. समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके. कार्टेल, इट्स अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ फर्म. फॉर्मल का एक मार्क होता है तो प्लीज लिखिएगा, इट्स अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ फर्म्स who join together or collude to fix prices and output in an industry to benefit themselves. इनके दो मकासद होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले जरा देखते हैं, अगर वो सेक्शन ए में कहता है कि क्या ये परफेक्ट कार्टेल है या नहीं. कभी भी सेक्शन ए के क्वेश्चन में परफेक्ट कार्टेल नहीं होगी, तो आप जो है उसके मुताबिक. अच्छा, बच्चे मैसेज किए जा रहे हैं, नहीं सर मैक्रो पहले करनी है. बच्चे मुजफ्फर, हम मैक्रो करेंगे लेकिन 3 days और फिर 4 दिन पास पेपर. मैं आपकी वो मिस नहीं करवा रहा. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, अगर करने 100 बार रिवीजन भी करवा लूँ रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे. सो प्लीज फॉलो माई गट, विल डू द रिविजन. और साथ में अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस नहीं है ना, सिलेबस सारा चेंज है कि मुझे करवानी वो जरूर पड़ेगी. मे बी आई शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम मैक्रो, बट चले अब वो गुजर गया टाइम. लेट्स डू इट 3 days 4 days इस तरह करके चलते हैं. कार्टेल क्या है जी? व्हेन अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, फॉर्मल ग्रुप ऑफ फर्म्स एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाते हैं टू रेज प्राइसेस या फिक्स प्राइसेस एंड आउटपुट अपने बेनिफिट के लिए. परफेक्ट कार्टेल क्या होगी जी? सब डिसीजंस एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग यूनिट से, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ये सब इलीगल है सिवाय कंट्रीज की जो कार्टेल है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, वो लीगल है. बाकी ये लोकल लेवल पे इलीगल होती हैं. तो जनाब इसमें इंडिविजुअल फर्म्स को कोई से नहीं है डिसीजन मेकिंग में, ना ही अपने प्रॉफिट रख सकते हैं. प्रॉफिट एक एग्रीड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो एक परफेक्ट कार्टेल है. 3 सिचुएशन, सारे डिसीजन सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी कर रही है. फर्म्स को प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं अपने, ना ही अपना प्रॉफिट रख सक रही है. दैट इज द आइडिया. ये कौन बच्चे यार, किसी ने प्लीज ये लिंक बाहर शेयर ना करें, माय रिक्वेस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट. नेक्स्ट जी, इट मे बी एन इम्परफेक्ट कार्टेल. ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल फर्म्स हैव सम से इन डिसीजन मेकिंग. मसलन ईच फर्म कीप्स द प्रॉफिट इट मेक्स. प्राइसिंग पे नहीं है, आउटपुट पे नहीं है, लेकिन कम से कम अपना प्रॉफिट रख सकते हैं. अब जी, जैसे मैंने कहा, कार्टेल्स आर इलीगल इन मेनी कंट्रीज बट देयर आर सम लीगल कार्टेल्स एट इंटरनेशनल लेवल सच एज ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. सऊदी अरेबिया उसका मार्केट लीडर है. ये इम्परफेक्ट कार्टेल है, सारा कंट्रोल सऊदीया के हाथ में नहीं है, हर कंट्री अपना अपना प्रॉफिट अलग रखता है, तो ये इम्परफेक्ट कार्टेल है. कार्टेल्स विल आइदर वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एक सिंगल मोनोपोली बन के. इन सम केसेस बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं क्राइसिस कार्टेल. वक्ती तौर पे प्राइसेस कम करके लॉस भी करते हैं ताकि नई फर्म्स एंटर ना हो सकें और वो बाद में मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर कर सकें. सो आइडिया क्या है? बहुत सारी फर्म्स मिलके वन बिग मोनोपोली वाला एक्ट कर रही हैं. समझ आ गया बच्चों इसकी थ्योरी? कोई कंफ्यूजन? बट क्राइसिस कार्टेल ये है कि उनको लगा कि बैरियर्स टू एंट्री कम हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से बाहर की फर्म्स एंटर हो रही हैं, तो वक्ती तौर पे कार्टेल के जो लीडर्स हैं वो कहेंगे सब प्राइस कट कर दो, वक्ती तौर पे चाहे लॉस करना पड़े, ताकि नई फर्म्स अट्रैक्ट होके ना आए. समझ आ गया? तो सऊदीया ने कहा था ये सारे अरब कंट्रीज को, रशिया को, कि भाई आप 10% अपनी सप्लाई बढ़ाएं ताकि मार्केट प्राइसेस गिरें और अमेरिका को हम आउट कर सकें इस मार्केट से. लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन एक कोशिश की गई थी बैरियर्स टू एंट्री बनाने की. समझ आ गई बात? राइट जी. अब ये बना हुआ ग्राफ शायद समझ ना आए. शैल आई डू इट लाइक दिस या नया बना दूं? जल्दी से बता दें. चलो इसी पे बना दूं. अब तो खैर मैं इधर आ गया हूं, तो लेट्स जस्ट
डू इट फॉर वंस, ठीक है। एंड चलिए इधर ही जगह दे रहा है मुझे, नॉट बैड। अच्छा जी, अब ऊपर चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, इसको आपने बनाना नहीं है एग्जाम में, सो डोंट बी टू टेंस्ड। इधर इंडस्ट्री, हम दो फर्म्स ये अज्यूम कर रहे हैं, वरना ये बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ बन जाएगा। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, क्वांटिटी। तो ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है जी, ए आर, दोनों फर्म्स का मिला के, और ये एम आर बी सिग्मा है, इंडस्ट्री का है। अब मैंने एम सी लगाया, इसके साथ सिग्मा एम सी लिख दिया, यानी इंडस्ट्री का टोटल। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इंडस्ट्री की कहाँ पे हो रही है? एम सी एम आर पे, क्वांटिटी ये और प्राइस ये। अब इसी प्राइस को हमने साथ ही दो फर्म्स के कर्व्स बना देने। ये फर्म ए है और ये फर्म बी है। वही लेबल्स जी, प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, आउटपुट, प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, आउटपुट। ठीक हो गया। अब इसी प्राइस को उन्होंने कहा दोनों फर्म्स का यही प्राइस है, प्राइस ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ बी। अभी तक कोई कंफ्यूजन? अब यही कर्व जो है इन दोनों फर्म्स का, अगर गौर से देखो तो डिमांड ए आर एम आर बन गया, प्राइस टेकर बन गया। जैसे परफेक्ट मार्केट में उनको प्राइस टेकर बनना पड़ता है, तो यहां पे भी वही हो रहा है। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आई हो? ए आर एम आर इनका बन गया, ठीक है जी। अब ए फर्म को मैंने उनकी एवरेज कॉस्ट नीचे तक लगाई है, मैंने जरा एफिशिएंट फर्म बनाया है। जबकि बी फर्म की एवरेज कॉस्ट इतनी ज्यादा नीचे नहीं है, वो जरा इनएफिशिएंट फर्म है। अब दोनों के एमसी लगा दें। बहुत सिंपल ग्राफ है, कि 3 है तो उसको बस परेशानी होती, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये जो कोटा 0Q0 कोटा है, इसको उन्होंने एलोकेट करना है फर्म्स को। कैसे करते हैं? उनके एमसी के मुताबिक। यहां पे पहुंचे, ये कोटा दे दिया ए को। अब ए इस कोटा पे गया, पहले उसकी कॉस्ट आई, फिर उसका डिमांड कर्व आया, बी, ए, ये सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट ए अर्न कर रहा है। अब नीचे से एक्सटेंड किया, कोटा दिया बी को उसके एमसी के मुताबिक। जब उसके ऊपर गए हम उस आउटपुट पे, तो कॉस्ट इसकी जरा ज्यादा है और प्रॉफिट इसका कम है। समझ आ रहा है मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन? ओके। लेकिन लड़ाई कहां होगी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एग्रीड रेशो के ऊपर, नॉट ऑन दिस के ए एफिशिएंट फर्म है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, रख ले। परफेक्ट कार्टेल में कहा जाएगा नहीं जी, आप लोगों को एक एग्रीड रेशो से हम प्रॉफिट देंगे। इसी बेस पे लड़ाई होगी और ए जैसी एफिशिएंट फर्म कार्टेल छोड़ के जा सकती है। गॉट इट बच्चों? कोई कंफ्यूजन? इसको कम से कम इंटरप्रेट करना सीखना आना चाहिए आपको। बना ना भी सके, इंटरप्रेट करना सीखना आना चाहिए। ओके, सो लेट्स क्विकली गो टू द मेड ग्राफ, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एज सीन इन द फिगर, एक्सट्रीम राइट graph is for industry where demand is equal to AR is equal to MR for industry, all combined curves दोनों firms के। Sigma MC is the industry's total marginal cost curve. Cartel chooses to maximize profit where MC is equal to MR for industry at output OQ0 and price P0. This price becomes each firm's price and hence perfectly elastic demand curve for both firms. अब जी, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि हमें नजर आ जाए। यस, अब क्या हुआ जी? where AR is equal to MR. हाँ, figures on the left show firm A and B are assigned production quotas according to their marginal cost curves, OQ0 आउटपुट का और OQ0B। A and B फर्म को उन्होंने कोटा दे दिया। लेट्स से 5000 यूनिट थे, ए को कहा 3 आप बनाए और बी को कहा 2000 आप बनाए। Firm A is more efficient, its average cost is lower, hence makes greater profit than firm B, but they will have to share profit as per an agreed ratio. This profit sharing causes conflicts among cartel members and they might break. Yes मेरे बच्चों, समझ आ गया? ये इतना मुश्किल नहीं है, आई एम टेलिंग यू। चलिए इसको रैप अप करते हैं। क्रिएट चीटिंग इंसेंटिव इन कार्टेल, व्हाई डोंट वी लीव इट फॉर नाउ। ये एमसीक्यू का है, इसको बाद में कर देंगे।
इंटीग्रेशन जल्दी से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन इज, आपने बिजनेस में भी बहुत डिटेल में पढ़ा, बिजनेस स्टडीज में, ओलिगोपोली फर्म्स क्योंकि प्राइसेस चेंज करके मार्केट शेयर नहीं बढ़ा सकती, इसलिए मर्जर्स टेक ओवर्स करती हैं। इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है। इसमें बच्चे एमसीक्यू पता नहीं कैसे गलत कर देते हैं, बिजनेस में भी पढ़ा होता है, कहते हैं अकाउंट्स में भी शायद है ये। हॉरिजॉन्टल मींस व्हेन फर्म्स आर इन द सेम इंडस्ट्री एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कार मेकर मर्जेस या टेक्स ओवर अनदर कार मेकर। Vertical backward क्या है इंटीग्रेशन? When firms in the same industry but they merge or take over a firm that is one stage behind in the production chain. अपना करंट सप्लायर उन्होंने खरीद लिया, उससे मर्ज कर गए। मसलन कार मेकर मर्जेस विद स्टील मिल्स, बेकरी बाइज व्हीट फार्म। ये है वर्टिकल बैकवर्ड, उसी इंडस्ट्री में वो एक स्टेप पीछे जा रहे हो। समझ आ रहा है बेटे? इंटीग्रेशन मीन्स व्हेन फर्म्स मर्ज या टेक ओवर ईच अदर to become bigger firms. Vertical forward kya hai? When firms in the same industry merge or take over with another firm that is one stage ahead in production chain. Example, car maker buys showrooms या bakery, तो खैर वो थर्ड स्टेज पे थी, उसको छोड़ देते हैं। उसमें फिर वो करना पड़ेगा, wheat farm buys bakery. Conglomerate या lateral integration, totally different industries हैं, merge हो रही हैं आपस में वो firms. कार मेकर विद अ बैंक, ठीक है, कार मेकर विद एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब एक बार जल्दी से पेन कॉपी ले लो और मैं इसके कुछ फैक्टर्स करवा दूं स्ट्रेंथ ऑफ कार्टेल के। जल्दी से पेन कॉपी ले लें, ये समहाउ मेरे नोट्स में मिसिंग है, तो मैंने कहा यहाँ पे जल्दी से आप लोगों को करवा दूं। राइट जी, सो गोइंग टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, अच्छी बात है जी। तो इसमें एक हेडिंग दे दें, सिर्फ 7 फैक्टर्स हमने जल्दी से लेके क्लास खत्म करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोल्यूजन या कार्टेल्स की प्राइस लीडरशिप की स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर 1, नंबर ऑफ फर्म्स, ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं, इफ लो स्ट्रॉन्ग कोल्यूजन, क्योंकि उनकी आपस में बहस वाला नहीं होगी, थोड़ी सी फर्म्स हैं, आसानी से मसाइल अपने सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो वो वीक कोल्यूजन बनेगी। नंबर 2, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट सिमिलर है, एक जैसी हैं, तो स्ट्रॉन्ग कार्टेल है। किसी के पास यूनिक प्रोडक्ट नहीं है तो वो विल बी हैप्पी टू गेट इनटू similar pricing agreements and similar output agreements. Homogeneous means strong collusion या strong cartel, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड फैक्टर, गवर्नमेंट वॉचडॉग एजेंसीज। ये क्या होती हैं? CIA, FIA, NAB वगैरह जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही होती हैं। तो ऐसी फर्म्स, ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन हैं, अगर गवर्नमेंट वॉचडॉग एजेंसीज वीक हैं तो कोल्यूजन विल बी स्ट्रॉन्ग। समझ आ रहा है मेरे बच्चों? नंबर 4, सिमिलर कॉस्ट्स एंड प्रोडक्शन मेथड्स। अगर फर्म की कॉस्ट सिमिलर हैं, प्रोडक्शन मेथड सिमिलर हैं, तो दे विल बी हैप्पी टू एंटर द एग्रीमेंट, बिकॉज उनको कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं थी या उनकी कॉस्ट कम नहीं थी, हमें लगा उनके प्रॉफिट बनाए ज़्यादा, तो कार्टेल या कोल्यूजन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नंबर 5, कुछ बच्चे मैसेज किए जा रहे हैं, मुझे लगता है शायद कुछ, बेटे ये मसला बाद में हल करेंगे। ओके, क्लास खत्म हो गई है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं क्लास एंडेड। ओ जी बेटे, वो असल में 1 घंटे का टाइम होता है इसका, तो मैं ख्याल आई हैव गॉन अबव इट, इसलिए क्लास खत्म हो गई। चले मैं कल ये थोड़ा सा करवा दूंगा आप लोगों को।